अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट का 8th एपिसोड लेकर, और इसकी मुसन्निफ़ा है मरियम फयाज। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। मिसल बेड पर खामोशी से बैठी हुई थी, नजरें झुकी हुई थी, चेहरे पर हल्की सी उदासी छाई हुई थी। अहमद कमरे में दाखिल हुआ तो उसे इस तरह देखकर रुक गया, फिर मुस्कुराते हुए उसके करीब आया और नरमी से बोला, क्या हुआ है, मुंह क्यों लटका हुआ है। मिसल ने सर उठाकर उसे एक नज़र देखा, फिर हल्की सी सर्द आ भरी। मेरा मूड खराब है। अहमद ने माथे पर बल डालकर उसका चेहरा गौर से देखा, फिर शायद से मुस्कुराते हुए बोला, यानी कि अब मेरा भी कर दोगी। मिसल ने गुस्से से उसे घूरा, जैसे अभी कुछ बोलने वाली हो, मगर फिर खामोश हो गई। कुछ देर यूं ही खामोशी छाई रही। अहमद उसके बराबर बैठा उसके रद्द अमल का इंतजार कर रहा था। फिर अचानक मिसल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अहमद, कितने दिन हो गए हैं ना, मैं तुमसे नाराज ही नहीं हुई, ना तुमने मुझे मनाया। अहमद ने हैरत से उसे देखा, जैसे उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर हंसते हुए बोला, ये तो अच्छी बात है ना, आखिरकार अमन कायम है। मिसल ने जिद्दी लहजे में कहा, नहीं ना, हम किसी बात पर लड़ते हैं, फिर मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी और फिर तुम मुझे मनाना। अहमद ने आगे घुमाई और थोड़ा अक्ताहट भरे अंदाज में बोला, मिशल, मेरा दिमाग मत चाटो, चुप करके सो जाओ। मिशल ने गुस्से में रुख मोड़ लिया, जाएं, मैं आपसे बात नहीं करती। अहमद ने शरारती अंदाज में कहा, हाय अल्लाह, सच्ची, खाओ कसम। मिशल ने तेजी से अहमद को देखा और फिर मुंह फेर लिया, जैसे वाकई नाराज हो गई। अहमद ने हल्का सा कहका लगाया, फिर आहिस्ता से उसके करीब होकर बोला, अच्छा चलो नाराज हो लो, लेकिन ज्यादा देर नहीं, वरना मनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मिशल ने दिल ही दिल में मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली, जैसे अहमद की शरारत का इंतजार कर रही हो। सुबह की नर्म रोशनी खिड़की के पर्दे से छनकर अंदर आ रही थी। कमरे में हल्की खनकी थी और फिजा में एक सुकून सा फैला हुआ था। महापारा बेड पर लेटी हुई थी, मगर उसकी आंखें बंद होने के बावजूद नींद कहीं दूर थी। वो पिछले दिन के तमाम शरारतों के याद कर रही थी, कि अपनी चालाकी, मुराद की तरकीब, दोनों की छोटी छोटी नोकझोंक। उसने आहिस्ता से आंखें खोली और देखा कि मुराद अभी तक सो रहा है। उसका चेहरा हमेशा की तरह पुरसकून लग रहा था, जैसे कोई फिक्र ना हो, जैसे वो दुनिया की सबसे मुतमईन शख्स हो। महापारा ने आहिस्ता से करवट ली और उसके चेहरे को देखने लगी। ये आदमी सच में अजीब है। पहले मुझे ज़बरदस्ती शादी पर मजबूर किया, फिर हर वक्त तंग करता है, और जब मैं बदला लेने की कोशिश करती हूँ तो इतने आराम से हंसता रहता है। वो दिल ही दिल में सोच रही थी। इसीलिए मैं मुराद ने आंखें खोली, जैसे उसे महापारा की नजरें महसूस हो गई थी। वो हल्का सा मुस्कुराया, सुबह बखैर बेगम साहिबा। महापारा ने फौरन नजरें चुराई और सीधी होकर लेट गई। सुबह बखैर। मुराद ने करवट ली और कोहनी के बल उसकी तरफ झुकते हुए बोला, आज बड़ी खामोशी है, कोई नई साजिश तो नहीं हो रही। महापारा ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुराद ने मुस्कुराकर उसकी नाक को हल्के से छुआ, सच में, मगर तुम तो मेरी तरफ देख रही थी। महापारा ने फौरन नाक सिकोड़ी और मुंह दूसरी तरफ कर लिया, बस ऐसे ही। मुराद ने गहरी सांस ली, फिर नरमी से उसका हाथ पकड़कर अपने करीब किया। अच्छा, मानता हूँ कि मैं तंग करता हूँ, चढ़ाता हूँ, लेकिन तुम्हें नाराज करना कभी मेरा मकसद नहीं होता। मुराद का लहजा ही एकदम संजीदा हो गया। महापारा ने पलकें झपकाई, मगर कुछ नहीं बोला। मुराद ने आहिस्ता से उसकी उंगलियों को अपने हाथ में कैद कर लिया। जानती हो, मैंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की, शायद वो मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी थी, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था और आज भी नहीं चाहता। महापारा ने चौंक कर उसे देखा। ये पहला मौका था जब मुराद ने खुलकर अपने दिल की बात कही थी। मुराद ने उसकी आंखों में झांका। मेरी नाराजगी में भी मजा आता है, मगर तुम्हारी मोहब्बत में जो सुकून है वो कहीं और नहीं। महापारा का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, मगर वो जल्दी से उसे छिपा गई। मुराद ने शरारती अंदाज में उसकी थोड़ी को ऊपर की, अब तो मान जाओ, वरना वाकई बदला लेने के बारे में सोचना पड़ेगा। महापारा ने आंखें सिकड़ी, क्या बदला लोगे। मुराद ने मुस्कुराते हुए आहिस्ता से उसकी पेशानी पर बोसा दिया, बस ऐसा ही छोटा सा। महापारा ने घबराकर पीछे हटना चाहा, मगर मुराद ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कहीं जा रही हो। महापारा ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी। अच्छा बाबा, मान गई, अब छोड़ो मुझे। मुराद ने मुस्कुराकर उसे आज़ाद कर दिया। देखो, सुलह में ही बरकत है। महापारा ने शरारत से उसे घूरा। ये तो वक्त बताएगा कि ये सुलह कितनी देर तक चलती है। मुराद ने कहका लगाया, चैलेंज कबूल है। महापारा ने हंसते हुए तकिया उठाया और मुराद की तरफ उछाल दिया, और यूं उनके दरमियान नाराजगी की दीवार मुकम्मल तौर पर गिर गई। यूनिवर्सिटी का दिन खत्म हो चुका था और सूरज ढलने को था,
जिहान अपनी गाड़ी के पास खड़ा बेचैनी से माहिन का इंतजार कर रहा था, जो हमेशा की तरह जाने कहाँ गायब हो गई थी। वो बार बार घड़ी देख रहा था कि अचानक माहिन अपने मखसूस लापरवाह चाल में चलती हुई आई। कितना इंतजार करवाओगी? जिहान ने दरवाजा खोलते हुए शिकवा किया। माहिन ने मस्कीन सी शक्ल बनाई। लड़कियों को तैयार होने में वक्त लगता है। जिहान ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तैयार होने में? तुम तो वैसी की वैसी हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। माहिन ने घूर कर उसे देखा। मैंने लिपस्टिक लगाई थी। जिहान ने सर झटका। अच्छा, कौन सी? माहिन ने फकरिया कहा। न्यूड पिंक। जिहान ने हंसते हुए कहा। लग तो ऐसा रहा है जैसे खाने के बाद होंठ साफ नहीं किए। माहिन ने गुस्से से पानी की बोतल निकाली और जिहान की तरफ झटका। तुमसे बात करना ही फजूल है। जिहान ने जोर से कहका लगाया। बस अब नाराज मत होना, कल बाइक भी तो लेनी है तुमने। माहिन ने फौरन तासुर बदले। हाँ हाँ, बिल्कुल भी नाराज नहीं। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर रवा दवा थी। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर माहिन खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, पता है मैं हमेशा सोचती थी कि निकाह के बाद जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन देखो मैं वैसी की वैसी हूँ। जिहान ने एक नज़र उस पर डाली। हाँ, क्योंकि तुम बदली ही नहीं, वैसी ही जिद्दी, वही ड्रामे, वही हरकतें। माहिन ने आंखें घुमाई। तुम्हें मसला क्या है? जिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मसला ये है कि मैं तुम्हें बर्दाश्त करते करते थक गया हूँ। माहिन ने मसनूई अफसोस से कहा। ओहो बेचारे, मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। जिहान ने फट से कहा, हाँ मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अपनी जान से ज्यादा करता हूँ, और तुम्हारी हरकतें मेरी जान पर बनी रहती हैं। माहिन ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत ड्रामेबाज हो जिहान। जिहान ने कंधे उचकाए। ड्रामे तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। माहिन ने कहका लगाया और गाड़ी के डैशबोर्ड से चॉकलेट निकालकर खोलते हुए बोली, चलो अब इतना बकवास कर लिया, ये खाओ और चुप रहो। क्या याद करोगे कि किस साबर से पाला पड़ा था? जिहान ने उसकी बात पर मुस्कुराहट दबाई। कुछ देर बाद माहिन मुस्कुराकर बोली, जैसे तुम जानते हो, अल्लाह ने कहा है कि सब्र करने वाली औरत दुनिया के हर कोने में मिलेगी। जिहान ने शारीर मुस्कुराहट के साथ गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, इसीलिए अल्लाह ने दुनिया गोल बना दी, ढूंढते रहो कोना। माहिन ने हैरत से उसे घूरा, फिर जोर से उसके बाजू पर मुक्का मारा। बदतमीज, एक दिन मेरी जुबान खुल गई ना तो तुम्हें रोने का मौका भी नहीं मिलेगा। जिहान ने दर्द सहते हुए कहा, अल्लाह ना करे तुम्हारी जुबान खुली और मैं फौरन मुल्क से बाहर भाग जाऊंगा। माहिन ने हंसते हुए कहा, भागने की कोई फायदा नहीं, मैं पीछे पीछे पहुंच जाऊंगी। जिहान ने सर झटकते हुए गाड़ी सुल्तान हवेली के दरवाजे पर रोकी। आ गई तुम्हारी मंजिल, जाओ अब और जाकर किसी और को तंग करो। माहिन ने दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हुए बोली, कल बाइक लेना मत भूलना। जिहान ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। हाँ हाँ याद है, सुबह ही वसीयत लिख दूंगा। माहिन ने एक बार फिर घूर कर देखा और फिर मुस्कुराते हुए अंदर चली गई, जबकि जिहान उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराते हुए गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। शाम ढल चुकी थी। बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो खिड़की के पर्दों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। घर में एक खामोशी सी थी, बस कहीं दूर से किसी बर्तन के खड़कने की आवाज़ आ रही थी। हातिम और दानिन रात के खाने के बाद अपने कमरे में थे। हातिम सोफे पर टेक लगाए बैठा था। उसके हाथ में मोबाइल था, मगर नज़र दानिन पर थी, जो बेड पर उल्टी लेटी अपने फ़ोन में मगन थी। उसकी नज़रें स्क्रीन पर जमी थी और वो वक्तन फवक्तन मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई मुझे से बात पड़ रही हो। हातिम ने चंदा में इंतज़ार किया, फिर हल्के से गला खंगारते हुए बोला, टेस्ट कैसा रहा तुम्हारा? दानिन, जो मुकम्मल तौर पर अपने फ़ोन में खोई हुई थी, एकदम सीधी हुई और चौंक कर हातिम को देखा। हाँ, क्या कहा आपने? हातिम ने आंखें छोटी करते हुए उसे घूरा। टेस्ट कैसा हुआ? या फिर तुम भूल ही गई हो कि आज तुम्हारा कोई टेस्ट भी था? ओह हाँ, दानिन ने फौरन सर अस्बात में हिलाया। अच्छा हो गया था? वाकई? हातिम ने एक भावे उचकाई, जैसे यकीन न आया हो। हाँ ना, दानिन ने मसनूई एतमाद से कहा। वैसे भी मैंने कल इतनी मेहनत की थी। मेहनत? हातिम ने मायने खेज नजरों से उसे देखा। किस वक्त? जब तुम मुझे तलाक देने की मिशन पर थी, या जब तुमने पढ़ने के बजाय नींद पूरी करने का फैसला किया था? दानिन ने मुंह बसूर कर नजरें चुराई, जैसे पकड़ी गई हो। आप तो बस मेरा पीछा करते हैं, मैंने पूरे 2 घंटे पढ़ा था। हातिम ने जोर से कहका लगाया। हाँ, वो 2 घंटे जिनमें आधा वक्त तुमने जमाइए लेने में और बाकी वक्त मुझे घूरने में गुजारा था। हातिम, दानिन ने नाराज होकर कुशन उठाया और उस पर फेंक दिया। हातिम ने कुशन कैच करते हुए मुस्कुराकर कहा, चलो खैर, पास हो जाना तो बस मुआवजा ही होगा। बहुत गलत बंदे से शादी कर ली मैंने। आपको तो अपनी बीवी की कामयाबी पर खुश होना चाहिए। बीवी अगर कामयाब हो तो खुशी होती है, निकम्मी हो तो फिक्र। आप हद से ज्यादा तंग करते हैं, दानी ने खफकी से कहा और दोबारा फोन उठा दिया। कमरे में कुछ लम्हे खामोशी छाई रही। हातिम गौर से उसे देखता रहा, फिर संजीदा लहजे में कहा, अच्छा
मुझे कुछ दिनों के लिए किसी काम से शहर से बाहर जाना है। तुम पीछे बाकायदगी से यूनिवर्सिटी जाओगी, समझी? दानिन जो फोन में मगन थी एकदम सीधी होकर बैठी और हैरानी से हातिम को देखा। क्या? कहाँ जा रहे हैं आप? और क्यों? बस जरूरी काम है और ज्यादा सवाल मत करो। कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? शायद 5 या 6 दिन के लिए, हातिम ने लापरवाही से कहा। दानिन के चेहरे के रंग बदले। ये तो बहुत ज्यादा है, वो खपकी से बोली। तो काम के बगैर गुजारा कैसे होगा? पर मैं भी आपके साथ चलूंगी, वो जल्दी से बोली, जैसे उसका फैसला पहले से तय हो। क्या? हातिम ने नासमझी से उसे देखा। नहीं, हरगिज़ नहीं। पर क्यों? दानिन ने जिद्दी लहजे में कहा। दानिन जिद मत करो, मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, ये कोई तफरीह ट्रिप नहीं है। तो क्या हुआ, मैं कहीं रास्ते में आपको तंग नहीं करूँगी, वो मासूम शक्ल बनाकर बोली। हातिम ने तंजिया मुस्कुराहट दी। हाँ, जैसे तुम खामोश बैठ सकती हो। हातिम प्लीज़ ना, दानिन ने आंखें पटपटाते हुए कहा। दानिन मैंने कहा ना नहीं, हातिम ने सख्ती से कहा। मैं भी चलूंगी। दानिन अपनी जगह से उठकर सीधी हो गई। तुम कहीं नहीं जा रही। पर मैं अकेली कैसे रहूंगी? अकेली कहाँ, सब घर पर तो हैं। वो सब अपनी जिंदगी में मसरूफ होते हैं, मैं क्या करूंगी? यूनिवर्सिटी जाओगी, जो काम तुम्हें करना चाहिए। मुझे नहीं जाना यूनिवर्सिटी, दानिन ने हाथ बांधते हुए ऐलान किया। हातिम ने गहरी सांस ली और उसे गौर से देखा। तुमने यूनिवर्सिटी छोड़ने का सोचा तो मैं तुम्हारी छुट्टी करवा दूंगा, याद रखना। ये जबरदस्ती है, और तुम जो कर रही हो वो? मैं तो बस अपने शोहर के साथ जाना चाहती हूँ, वो आंखें झपकाते हुए बोली। शोहर का दिल ना चाहे तो? फिर बीवी का फर्ज बनता है कि शोहर को मनाए, वो शरीर से मुस्कुराहट के साथ बोली। हातिम ने एक नज़र उसके मासूम मगर जिद्दी चेहरे पर डाली, फिर हंसी जब्त करते हुए बोला। तुम दुनिया की सबसे जिद्दी लड़की हो दानिन, और आप दुनिया के सबसे जिद्दी शोहर। ये जिद नहीं, समझदारी है। मुझे तो नहीं लगता तुम्हें कभी कुछ समझ आता भी है। आप मुझे कम अक्ल कह रहे हैं? मैंने कहा? हातिम ने मायने खेज मुस्कुराहट के साथ पूछा। बातें तो वैसी ही कर रहे हैं, दानिन मुंह फैलाकर बोली। अच्छा बस, फजूल बहस नहीं, मैं जा रहा हूँ और तुम कहीं नहीं जा रही, हातिम ने हतमी लहजे में कहा। दानिन ने नाक चढ़ाई, फिर अपनी जगह से उठकर बेड पर जा गिरी। मैं देखती हूँ आपके बगैर ये 6 दिन कैसे गुजारूंगी, वो रूहासी होकर बोली। हातिम ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा, फिर आगे बढ़कर उसके बालों में हाथ फेरा। बहुत आराम से गुजार लोगी, मुझे मालूम है, वो मुस्कुराकर बोला। देखते हैं, दानिन ने मुंह बसोर कर कहा, जबकि हातिम दिल ही दिल में सोच कर रह गया कि 6 दिन दर हकीकत उसके लिए भी मुश्किल होने वाले थे। कमरे में हल्की रोशनी चल रही थी, बाहर खामोशी थी, बस घड़ी की टिक टिक और कभी कभार हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हन्नान बेड पर लेटा था, हाथ में मोबाइल था, जिसे देखते देखते वो नींद की वादियों में जा चुका था। उसका मोबाइल सीने पर रखा था और सांसों की हल्की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। दूसरी तरफ जमरत अपने मखसूस अंदाज में बेड के किनारे पर बैठी नॉवल पढ़ने में गर्क थी। उसकी दुनिया उस वक्त नॉवल के किरदारों में कैद थी, मगर अचानक उसकी नज़र बेड साइड टेबल पर पड़ी, जहाँ वो गुलाबी कार्टून स्टिकर्स रखे थे जो कल उसने जिद करके खरीदे थे। उसकी आंखों में शरारत की चमक आई, फिर आहिस्ता से नजरें सोए हुए हन्नान पर डाली। वो गहरी नींद में था, मासूम सा लग रहा था, मगर जमरत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने धीरे से स्टिकर्स उठाए और दबे पांव हन्नान के करीब जा बैठी। नरमी से पहला स्टिकर उसके माथे पर चिपकाया, फिर एक गाल पर, फिर दूसरे गाल, फिर उसकी बाजू, हाथ, गर्दन, हत्ता के नाक पर भी एक छोटा सा स्टिकर चिपका दिया। जमरत दिल ही दिल में कहका लगा रही थी, मगर अपने लबों पर हाथ रखकर खुद को काबू में रखा। जैसे जैसे स्टिकर चिपका रही थी, हन्नान के चेहरे पर कभी हल्की सी खपकी तो कभी बेचैनी के आसार नमूदार होते। आखिरकार स्टिकर्स की भरमार के बाद हन्नान की नींद में खलल पड़ा। उसने बेचैनी से आंखें खोली, मगर जैसे ही उसका हाथ हिलने लगा, जमरत फौरन बोली, खबरदार हिलिएगा मत, अगर आप हिले तो मैं नाराज हो जाऊंगी। हन्नान ने हैरत से उसे देखा, फिर अपनी हालत का जायजा लिया। जैसे ही उसने अपने हाथ पर एक चमकदार कार्टून स्टिकर देखा, उसकी भवें तन गई। फिर गर्दन मोड़कर देखा तो उसका पूरा जिस्म स्टिकर से भरा था। जमरत, ये क्या तमाशा है? हन्नान ने बेयकीनी से कहा। जमरत मजे से बोली, बस जरा आप पर आर्ट करने का दिल चाहा, आप अच्छे लग रहे हैं, जैसे कोई स्टिकर बुक। हन्नान ने बेबसी से लंबी सांस ली, फिर आंखें बंद कर ली। मेरी जिंदगी वाकई किसी बच्चे के साथ गुजर रही है, जमरत ने कहका लगाया, फिर शरारत से पूछा, अच्छा लग रहा है ना? हन्नान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत ज़्यादा, सुबह उठकर ऑफिस भी इसी हालत में जाऊंगा, क्या ख्याल है?
जमरत ने शरारती अंदाज में कहा। बिल्कुल, फिर सब कहेंगे देखो हन्नान के कपड़ों के साथ साथ उसकी बीवी का दिल भी कितना रंगीन है। हन्नान ने हंसते हुए सर झटका, फिर आहिस्ता से जमरत की कलाई पकड़ी। अब बस करो, अब मुझे इन स्टिकर से आज़ाद करो, वरना क्या? जमरत ने आंखें घुमाई। हन्नान ने मुस्कुराते हुए एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा। वरना तुम्हें अभी स्टिकर्स से ढक दूंगा। जमरत की आंखें फैल गई। नहीं, वो मेरे स्टिकर्स हैं। मगर अब देर हो चुकी थी। हन्नान ने मौका गनीमत जाना और एक स्टिकर उठाकर जमरत की पेशानी पर चिपका दिया। ये लो, अब तुम भी आर्ट वर्क का हिस्सा बन गई। कमरे में हंसी गूंजने लगी और जमरत अपनी किस्मत को कोसती मगर दिल ही दिल में खुश होती हन्नान के साथ मजीद स्टिकर्स की जंग में कूद गई। रात रफ्ता रफ्ता अपनी स्याह चादर समेट रही थी। आसमान पर चांद मध्यम पड़ चुका था, जैसे थकन से निढाल होकर आराम की ख्वाहिश कर रहा हो। सितारे भी एक एक करके नजरों से ओझल हो रहे थे, जैसे रात के पहरेदार अब अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करके वापस की राह ले रहे हों। सुल्तान हवेली का दिन आमतौर पर हंगामा खेज ही रहता था, मगर आज कुछ अलग ही रोनुमा होने वाला था। दलान सुबह से काराबे मेंशन गई हुई थी और ईसा को पहली बार रोकी के साथ अकेला छोड़ दिया गया था। ये सुनहरी मौका था और ईसा उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। लाउंज में ईसा सोफे पर बैठा था और रोकी कालीन पर पड़े आराम से लेटा अपनी जबान से अपने पंजे चाटने में मसरूफ था, जैसे कोई मौजिज़ हस्ती आराम कर रही हो। मगर ईसा का मूड कुछ और ही था। वो दोनों हाथ बांधे उसे घूर रहा था, फिर धीरे से बोला, ओए रोकी, आखिर तूने कौन से जन्म में मेरे साथ कोई जुल्म किया था जो अल्लाह ने तुझे मेरी बीवी की गोद में डाल दिया? रोकी ने नज़र उठाकर उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, तुम्हारी किस्मत खराब है भाई। ईसा ने अफसोस से सर हिलाया। देख बेटा, अब वक्त बदलने वाला है। मैंने तेरे साथ जो करना है वो सुनकर तेरा नन्हा सा दिल भी दहल जाएगा। इतने में दरवाजे पर आहट हुई और ज़ैनब अंदर दाखिल हुई। उसकी नज़रें फौरन रोकी पर पड़ी और वो खुशी से उछली। ओ माय गॉड, ये ईसा भाई दलान का पपी है ना? ईसा ने अस्बात में सर हिलाया। हाँ, ये वही है जो मेरी शादीशुदा जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। ज़ैनब ने खुशी से रोकी को गोद में लिया। कितना प्यारा है, काश मेरे पास भी ऐसा होता। हो सकता है, ईसा ने चमकती आंखों से कहा, जैसे अचानक कोई ज़बरदस्त कारोबारी मौका मिल गया हो। ज़ैनब हैरानी से बोली, क्या मतलब? ईसा ने कंधे उचकाए। देखो, तुम्हें ये पसंद है और दलान उसे निकालने के चक्करों में है। ज़ैनब की आंखें फैल गईं। वाकई? मगर इतना प्यारा है, वो क्यों निकालेंगी? ईसा ने संजीदगी से कहा, देखो मैं तो मदद कर रहा हूँ, तुम रख लो, तुम्हें वैसे भी पसंद है। ज़ैनब ने हिचकिचाते हुए कहा, मगर मैं ऐसे मुफ्त में नहीं ले सकती और मेरे पास अभी पैसे भी नहीं। ईसा ने दांत निकाले। अरे बहनों में हिसाब किताब थोड़ी होता है। मगर ज़ैनब संजीदा हो गई। नहीं ईसा भाई, ऐसा नहीं, मेरे पास अभी जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो रख लें, बाकी बाद में दे दूंगी। वरना मैं दलान से खुद बात करके इसे कहूँगी कि जब मेरे पास पूरे हो जाएंगे पैसे तो मुझे दे दे। ईसा का रंग फक हो गया। दलान का नाम आते ही जैसे खतरे का सायरन बज उठा। उसने फौरन कहा, अरे नहीं नहीं, तुम्हारे पास जितना है वही दे दो। ज़ैनब ने जल्दी से अपने बैग में हाथ मारा और 200 रुपये निकाले। वो फीका सा मुस्कुराई। मेरे पास बस यही है अभी, बाकी बाद में दे दूंगी। ईसा ने जैसे ही वो 200 रुपये देखे एक जोरदार कहका लगा दिया। ज़ैनब शर्मिंदगी सी हुई। ईसा भाई, आप हंस क्यों रहे हैं? ईसा ने बमुश्किल हंसी रोकी। बस ये सोच रहा हूँ कि मैं सुल्तान हवेली में दलान के शोहर के तौर पर आया था और आज एक कुत्ता बेचकर 200 रुपये कमा रहा हूँ। ज़ैनब ने सर झटका। अच्छा, मैं दानिन से मिलकर आती हूँ, आप तब तक रोकी को पकड़े। ज़ैनब ने जैसे ही अंदर गई, ईसा ने फौरन रोकी को गोद में उठाया। अब बोलो मेरे चूहे, अब कहाँ भागोगे? रोकी ने हैरानी से भौंका। ईसा ने उसके छोटे से सर पर हल्की सी चपत मारी। ठरकी कुत्ते, मेरी बीवी पर डोरे डालता है। मुझे मुंह नहीं लगाती थी वो, और तुझे झप्पियाँ डालती थी। मुझे देखकर भौंकता था। हाँ, अब भौंक कर दिखा। हफ्सी साले। रोकी ने जैसे समझ लिया कि हालत खराब है, उसने फौरन जबान बाहर निकाली और मासूमियत से ईसा को देखने लगा, जैसे कह रहा हो, गलती हो गई भाई, माफ़ कर दो। ईसा ने फखरे अंदाज में सर हिलाया। चल अब आखिरी सलाम कर ले इस घर को, क्योंकि आज से तुम ज़ैनब के हो गए। ईसा ने जब रोकी को नीचे रखा तो वो सीधा दरवाजे की तरफ भागा, जैसे जानता हो कि उसकी किस्मत का फैसला हो चुका है। ज़ैनब ने मुलाजमा से दानिन के कमरे का पूछा और कमरे के दरवाजे के पास जाकर रुक गई। हातिम उस वक्त तकरीबन तैयार खड़ा था। उसे घर से जल्दी निकलना था, जबकि दानिन सोफे पर मुंह फैलाकर बैठी थी।
9 बजे तुम्हारा टेस्ट है, पता है ना तुम्हें? हातिम ने आखिरी बार खुद को आईने में देखते हुए पूछा तो दानी ने रुख मोड़ लिया। हातिम उसकी इस हरकत पर गहरा मुस्कुरा दिया। हातिम ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ा अपना सामान उठाने के लिए कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दानी अभी उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। कौन? मैं हूँ दानी, ज़ैनब बोली तो दानी ने बर्क रफ्तारी से दरवाज़ा खोलते हुए ज़ैनब को अपने साथ साइड पर ले गई। क्या हो गया? ज़ैनब बेसाख्ता बोली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें लेने आई थी, मैंने सोचा आज सर हातिम छुट्टी पर हैं तो हम दोनों साथ चलते हैं। तो दानी ने नखवत से नफी में सर हिलाया। नहीं बाबा, मैं हातिम के साथ जाऊंगी, मगर छुप कर मतलब गाड़ी में छुप कर। अब खुद देखो, अकेले जा रहे हैं, मैंने साथ चलने का कहा तो मना कर दिया, दानिन बोली तो ज़ैनब ने बाकायदगी से सर को जंबिश दी। ठीक है, गुड लक ब्रो, चल मैं तो चली, जब तू नहीं जा रही तो मैं जाकर क्या करूँगी, चल तू जा, खुश रहे, अल्लाह हाफिज। वो उसके गले से लगते हुए वापस चली गई, जबकि दानिन बाहर पोछ की जाने बढ़ गई, उस बात से बेखबर कि उसे यह हरकत कितनी महंगी पड़ने वाली है। ज़ैनब लाउंज में आई और ईसा से रोकी को लेते हुए अलविदाई कलामात कहते हुए खुशी खुशी रोकी को लेकर चली गई। अलविदा रोकी, खुश रहो और अब किसी और की बीवी पर डोरे न डालना। ईसा ने दिल ही दिल में सोचा और मजे से सोफे पर लेट गया, पहली बार बगैर किसी भौंकने की आवाज़ की सुकून महसूस करते हुए। हातिम गाड़ी के पास खड़ा डिक्की में अपना बैग रख रहा था। जैसे ही वो सीधा हुआ, उसने मजबूती से डिक्की बंद कर दी और फिर आगे बढ़कर गाड़ी का बोनट खोला ताकि पानी चेक कर सके। वो पूरी तवज्जो से इंजन का जायजा ले रहा था। यही वो लम्हा था जिसका दानिन को इंतजार था। वो चुपके से आगे बढ़ी, जल्दी से गाड़ी के पिछली सीट का दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गई, फिर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और नीचे दुबक कर छुप गई ताकि नजर न आए। हाथी ने सब कुछ चेक करने के बाद बोनट बंद किया, एक नज़र इर्द गिर्द डाली और गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। गाड़ी रवाना हो गई। तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके थे। हातिम ने सख्ती से स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की, उसकी नज़रें सीधी सड़क पर जमी हुई थी। गाड़ी में हल्की आवाज़ में रेडियो चल रहा था, लेकिन वो मुकम्मल खामोश था। अचानक पिछली सीट से हल्की सी ससराहट सुनाई दी। हातिम ने एक लम्हे के लिए भवें सिकोड़ी, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छी, एक अचानक छींक की आवाज़ ने खामोशी को तोड़ दिया। हातिम ने चौंक कर रेयर व्यू मिरर से देखा, मगर कुछ नजर नहीं आया। ये कहाँ से आवाज़ आई? वो खुद से बोला। उसने कंधे उचकाए और गाड़ी आगे बढ़ा दी, मगर अभी कुछ सेकंड ही गुजरे थे कि आछी, अब की बार आवाज़ और ज़्यादा आवाज़ें थी। हातिम ने फौरन ब्रेक लगाई, गाड़ी झटके से रुकी। गाड़ी के अंदर मुकम्मल खामोशी छा गई। हातिम ने गहरी सांस ली, धीरे से सर घुमाया और रियर व्यू मिरर में दोबारा झांका। पहले तो कुछ भी नजर न आया, लेकिन फिर एक हल्की सी हरकत हुई। अचानक दानिन सीधी होकर सीट पर बैठ गई। हातिम की आंखें हैरत से फैल गई। तुम? वह हैरत और गुस्से के मिले जुले अंदाज में बोला। दानिन ने शरारती मुस्कुराहट के साथ हाथ हिलाया। सरप्राइज! हातिम दम बखुद उसे देखता रह गया, जैसे यकीन न आ रहा हो कि वो हकीकत में यहाँ मौजूद है। फिर उसके माथे पर बल पड़े, उसके जबड़े सख्ती से भींच गए, मगर उसने एक लफ्ज़ नहीं कहा। बगैर कुछ बोले उसने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर जमाए और गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी। अब की बार उसकी गिरफ्त पहले से ज़्यादा सख्त थी, जैसे खुद को काबू में रख रहा हो। गाड़ी फिर से चल रही थी। अब माहौल मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। हातिम की आंखें सख्ती से सड़क पर जमी हुई थी। उसका चेहरा सपाट था, मगर उसकी तनी हुई रगें गुस्से की चुगली खा रही थी। दानी ने बेचैनी से एक नज़र उस पर डाली। वो कुछ बोलेगा, कोई सवाल करेगा, कोई डांट, मगर नहीं। हातिम बिल्कुल खामोश था। यह खामोशी दानिन को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। अगर वो गुस्से में डांट देता, चीखता, तो शायद वो कुछ जवाब भी दे सकती थी, कोई बहस कर सकती थी, मगर ये खामोशी, ये तो किसी सज़ा से कम नहीं थी। दानिन ने लब भींचे और बेबस होकर खिड़की से बाहर देखने लगी। रास्ता लंबा होता जा रहा था और हातिम की खामोशी मजीद गहरी। गाड़ी का सफ़र जारी था, मगर इस सफ़र में मौजूद तनाव की शिद्दत हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रही थी। ज़ैनब हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसके बाजू में एक नन्हा सा मासूम सा कुत्ता सिमटा हुआ था, जिसकी आंखों में बेबसी और हैरानी झलक रही थी। जैसे ही वो अंदर आई, सामने सहन में बैठा उसका छोटा भाई दानियाल होमवर्क में मसरूफ़ था। उसने सर उठाया तो ज़ैनब के हाथ में मौजूद कुत्ते को देखकर उसकी आंखें हैरत से चमक उठी। वाह आपी, ये कितना प्यारा है, कहाँ से लाई हैं आप इसे? दानियाल अपनी किताबें छोड़कर दौड़ता हुआ ज़ैनब की तरफ आया और खुशी से उछलते हुए उसके हाथ से कुत्ते को लेने लगा। ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, प्यारा है ना? बहुत। इसकी नन्ही नन्ही आंखें देखें और ये कान, बिल्कुल गोल मटोल।
दानियाल ने रोकी की नर्म सी गोद में लेते हुए कहा। कुत्ते ने सूंघने के अंदाज में उसके हाथों को छुआ और फिर अपनी छोटी सी जुबान से चाटने लगा। इतने में बावर्ची खाने से चूल्हे पर चम्मच चलाने की आवाज़ आना बंद हो गई और चंद लम्हों बाद ज़ैनब की माँ साइमा बेगम पेशानी पर हल्की सी चिकन लिए बाहर आई। ज़ैनब, तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? उनके लहजे में खफगी आवाज़ें थी। ज़ैनब ने एक पल को नजरें चुराई और फिर नरमी से जवाब दिया, नहीं मम्मा, सुल्तान हवेली गई थी दानिन से मिलने। सोचा था हम दोनों साथ जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं जा रही, तो मेरा भी दिल नहीं किया अकेले जाने का। साइमा बेगम ने आंखें सिकुड़ कर उसे देखा, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। फिर अचानक उनकी नज़र दानियाल के गोद में मौजूद कुत्ते पर पड़ी। वो एकदम चौंक गई और हाथ कमर पर रखकर सख्त लहजे में बोली, ये कहाँ से उठा लाई? ज़ैनब ने फौरन नरमी से कहा, मम्मा, ये बेचारा सड़कों पर घूम रहा था, लगता है किसी का पालतू है, रास्ता भटक गया है, बहुत मासूम है, मुझे देखकर ही मुझसे लिपट गया तो मैं इसे उठा लाई। साइमा बेगम ने सख्ती से नफ़ी में सर हिलाया और कुछ कहने वाली थी कि अचानक बावर्ची खाने चूल्हे पर कुछ खोलने की आवाज़ आई। वो पलट कर जाने लगी तो जाते जाते कहने लगी, चलो तुम फ्रेश होकर कपड़े बदल लो, मैं खाना लगा रही हूँ, बस बन गया खाना। जी मम्मा, ज़ैनब सर हिला रही थी। वो जैसे ही पलटने लगी उसकी नज़र दानियाल पर पड़ी, जो अब रोकी के साथ खेलने में मगन था। वो कभी उसके छोटे छोटे पंजे थामता, कभी उसके कानों को सहलाता और रोकी भी खुशी से दुम हिलाता, अपनी छोटी सी जुबान बाहर निकालकर हाँफने लगता। ज़ैनब के होठों पर एक नरम सी मुस्कुराहट बिखर गई। ख्याल रखना रोकी का, ज़्यादा तंग मत करना इसे, ज़ैनब नरमी से कहा। आपी, मैं तो इसे बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहा, ये तो मेरा नया दोस्त है, दानियाल ने बड़े फख्र से जवाब दिया। ज़ैनब हंसी और फिर जीने पर चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि पीछे दानियाल और रोकी की हंसी खुशी की आवाज़ें घर के आंगन में गूंजती रही। शाम का वक्त था। सुल्तान हवेली की फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। आमतौर पर तो दलान जब भी वापस आती थी दरवाजे पर रोके उछलता कूदता हुआ उसका इस्तकबाल करता था, मगर आज दरवाज़ा बिल्कुल खामोश था। जैसे ही दलान अंदर दाखिल हुई उसकी नज़रें बेइख्तियार ही इधर उधर भटकने लगी। रोकी कहाँ है? वो सीधा ईसा की तरफ बढ़ी थी, जो सोफे पर टांग रखे चाय पी रहा था। ईसा ने एक पल के लिए रुक कर सोचा, मगर फौरन खुद को नॉर्मल रखते हुए बोला, कहीं खेल रहा होगा, पर वो तो हमेशा मेरे वापस आने पर पहले दरवाजे पर मौजूद होता था। दलान की पेशानी पर शिकने उभर आई। हाँ, आज शायद ज़्यादा ही खेलने में मसरूफ़ है, ईसा ने लापरवाही से कहा, मगर अंदर से उसका दिल धड़क उठा था। दलान ने एक नज़र मूसा पर डाली, जो मोबाइल में गुम था, और फिर पूरे लॉन्च में नजरें दौड़ाई। रोकी, रोकी, आओ, वो आवाज़ देने लगी, मगर कोई जवाब नहीं आया। अब दलान के कदम तेजी से बाग की तरफ बढ़ने लगे थे। वो हर जगह देख रही थी, मगर रोकी का कहीं नामो निशान नहीं था। थोड़ी ही देर में वो वापस आई और ईसा के सामने खड़ी हो गई। चेहरे पर हैरत और तशवीश के मिले जुले तासुरात थे। रोकी कहीं भी नहीं है, ईसा ने एक अदाकाराना हैरत का मुजाहरा करते हुए आंखें चौड़ी की। ओह, सच में? जी हाँ, सच में, दलान की आवाज़ लरज गई। आपने भी उसे नहीं देखा? ईसा ने कंधे उचकाए, शायद भाग गया हो। क्या? दलान का दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया। हाँ, अक्सर कुत्ते मौका देखकर भाग जाते हैं, खास तौर पर जब उन्हें बाहर घूमने का शौक होता है, ईसा ने फलसफानिया अंदाज में कहा, गोया ये कोई आम सी बात हो। नहीं नहीं, रोकी ऐसा नहीं कर सकता। दलान की आंखों में बेयकीनी थी। वो एक पल के लिए खामोशी से खड़ी रही, जैसे दिमाग कुछ भी कबूल करने से इनकारी हो। मूसा ने अब मोबाइल से नजरें हटाकर दोनों को देखा और ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। अब देखता हूँ ये कैसे बचता है। वो ज़रूर वापस आएगा ना? दलान ने ईसा को देखा। उसके लहजे में उम्मीद की एक आखिरी रमक थी। ईसा ने उसकी आंखों में झांका। वो आंखें जो हमेशा शरारतों से भरी रहती थी, आज उनमें खालीपन था। हाँ, शायद, या फिर हो सकता है किसी ने उसे उठा लिया हो। ईसा ने जानबूझकर नजरें चुराई। नहीं, दलान ने सर झटक दिया। वो ज़रूर आएगा, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। ईसा ने गहरी सांस ली। दलान, कभी कभी चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती। दलान खामोश हो गई। आंखों में उदासी वाज़ेह थी, मगर उसने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, कोई गुस्सा नहीं दिखाया। वो बस एक लम्हे के लिए खामोशी से खड़ी रही, जैसे किसी अंदरूनी जंग से उलझी हुई हो। फिर हल्की आवाज़ में बोली, अगर वो वापस न आया तो? ईसा ने नरमी से कहा, फिर तुम्हें उसकी यादों के साथ आगे बढ़ना होगा। दलान ने आंसुओं से भरी आंखें रगड़ते हुए और आहिस्ता से सर हिलाया। एक नम सी मुस्कुराहट लबों पर आई, जैसे खुद को तसल्ली दे रही हो। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो।
ईसा ने दिल ही दिल में खुद को शाबाशी दी। वाह, बच गया। दलान खामोशी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ईसा ने उसे जाते हुए देखा और एक लम्हे के लिए दिल में अजीब सा एहसास जागा। वो जानता था कि दलान को रोकी से मोहब्बत थी और आज वो एक गहरे सुकून और खामोश अफसोस के दरमियान कहीं खड़ी थी। ये लड़की गुस्सा नहीं करती, चीखती नहीं, मगर अंदर से तकलीफ सह जाती है। ईसा ने दिल में सोचा और अजीब सा बोझ महसूस किया। ईसा ने एक लंबी सांस ली और दिल में सोचा, पता नहीं क्यों आज रोकी के जाने पर मैंने जीत कर भी हार जाने जैसा महसूस किया है। रात के साए गहरे हो चुके थे, सड़क वीरान थी, हवाएं सुनसान राहों में सरगोशियां कर रही थी। हातिम की गाड़ी एक गेस्ट हाउस के सामने आकर रुकी थी। ब्रेक की चरचराहट रात की खामोशी में गूंजी। हातिम ने सख्ती से स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की, एक गहरी सांस ली और खुद को मजबूत करते हुए गाड़ी से उतरा। आंखें शरीर गुस्से से देख रही थी। एक बार फिर खुद पर काबू पाया, फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। बाहर आओ। उसकी आवाज़ में ऐसी सख्ती थी कि दानिन के रोंगटे खड़े हो गए, मगर वो जानती थी कि इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। बोझल कदमों से बाहर निकली, मगर जैसे ही उसके कदम बाहर रखा, हातिम ने सख्ती से उसका बाजू पकड़ा और ज़बरदस्ती अंदर ले गया। दानिन की धड़कनें तेज हो गई। हातिम प्लीज़, वो घबराई हुई थी, सरगोशियों में बोली, मगर हातिम के चेहरे पर शक थी, जो कि तू थी। अब कोई जिद नहीं, कोई बहस नहीं। कमरे में दाखिल होते ही हातिम ने दानिन को एक झटके से छोड़ा और दरवाज़ा जोर से बंद किया। धम। दरवाज़ा बंद होते ही दानिन का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। वो नीचे गिर पड़ी और खौफजदा नजरों से हातिम को देखने लगी। हातिम ने अपने कंधे को सख्ती से झटका, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना बेल्ट खोला और उसे हाथ में लपेटने लगा और आगे बढ़ने लगा। दानिन ने सांस रोकी, उसका पूरा बदन कांपने लगा। हातिम, उसकी आवाज़ लर्ज रही थी। हातिम के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, बस एक सर्द संजीदगी। वह एक कदम मजीद बढ़ा और दानिन की टांगों से जान निकलने लगी। नहीं, प्लीज़ हातिम, मैं वादा करती हूँ दोबारा नहीं करूँगी। वो पीछे सरकने लगी, मगर कमरे की दीवार से जा टकराई। आंसू उसकी आंखों से लुढ़कने लगे थे। हातिम ने बेल्ट को सख्ती से पकड़ा, फिर एक झटके से बेल्ट दूर उछाल दी। मना क्या था ना मैंने? उसके अल्फाज किसी बम की तरह गूंजे। दानिन की आंखें मजीद फैल गईं। मना क्या था या नहीं? इस बार हातिम की दहाड़ सुनकर दानिन की सांस जैसा रुक गई। वो एकदम कंपकपाई, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और अगले ही लम्हे वो बेहोश होकर जमीन बोस हो गई। दानिन! हातिम की आवाज़ में इस बार गुस्सा नहीं, खालिस खौफ था। वो बौखलाहट का शिकार हुआ। ओ शिट! वो बौखलाकर तेजी से आगे बढ़ा। घुटनों के बल बैठते उसके फौरन दानिन को अपनी गोद में उठाया। दानिन, मेरी जान, आंखें खोलो। वो उसके गाल थपथपाने लगा, मगर कोई जवाब नहीं आया। या अल्लाह, दानिन प्लीज़ होश में आओ। वो जल्दी से उसे बेड पर लिटाने लगा, मगर उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थी। ये मैंने क्या कर दिया? सिर्फ डराना चाहता था, मगर वो सा झटक कर भागा और पानी ले आया। जल्दी से पानी की छींटे दी। दानिन, मेरी जान, उठो प्लीज़। कुछ देर बाद दानिन की पलकें हल्की हल्की सी लरजी। उसने बमुश्किल आंखें खोली। सामने हातिम का चेहरा था, मगर उसके चेहरे पर मोहब्बत के बजाय खौफ से लग रहा था। हातिम ने एक गहरी सांस ली और उसे सीने से लगा लिया। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दानिन की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मुझे बहुत डराया हातिम। हातिम ने नरमी से उसके आंसू साफ किया और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। मैं जानता हूँ मेरी जान, मैं बहुत बुरा हूँ, मगर आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। मेरी जान, मेरा सुकून, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा। बस प्लीज़ आइंदा कोई ऐसी जिद मत करना। दानिन ने हल्की सी हिचकी ली और थके थके अंदाज में हातिम के सीने से लग गई। हातिम ने उसे अपने बाजू में मजबूती से समेट लिया, उसकी कमर सहलाने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी सांसें नॉर्मल होने लगी। वो उसके बालों को चूमता रहा, नरमी से उसका माथा छूता रहा, जब तक वो मुकम्मल तौर पर पुरसकून न हो गई। कुछ देर बाद वो नींद की वादी में उतर गई। हातिम ने उसकी पुरसकून सांसों को महसूस किया, एक आखिरी मोहब्बत भरी नज़र डाली और फिर खुद भी आंखें मूंद ली। स्टडी रूम की मध्यम रोशनी में जैन कुर्सी पर बैठा एक फाइल पर झुका हुआ था। कमरे में एक अजीब सी सुकून छाया हुआ था, जैसे 14वीं की रात आसमान पर छाया हुआ होता है। जैन ज़्यादा रोशनी और चमचमाती हुई चीज़ों से सख्त चिढ़ती। यही वजह थी कि वह नीम रोशनी में बैठने का ज़्यादा फोकियत देता था। कमरे की खामोशी में दरवाजे की छेड़छाहट की खलल पैदा किया। सर, आ जाऊँ हैरी? चार्ली की तरफ से कोई खबर मिली? जैन ने आंखों पर चश्मा उतारते हुए
साइड पर रखते हुए कहा, जी सर, सुबह ही मेरी बात हुई थी, सब कुछ तकरीबन वाइंड अप हो चुका है। हैरी मौतबाना अंदाज में बोला, और कोई खास बात? जैन का इशारा उसके आने की तरफ था। जी सर, आपने मुझे उस लड़की जैनब पर नज़र रखने को बोला था, तो फिर कुछ पता चला? जी सर, मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी के कहने पर ये सब कुछ कर रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? जैन ने आईब्रो उस्काते हुए सवाल किया। सर, मैंने उसकी सारी हिस्ट्री निकलवाई है। उसका किसी भी एरे गेरे शख्स से कोई ताल्लुक या लेना देना नहीं है। चंद एक गिनी चुनी दोस्त हैं उसकी। और सर, एक और ख़ास बात। क्या? सर, आप जहाँ शादी में गए थे, हैरी बोलते बोलते रुका, जैसे जहन पर जोर दे रहा हो। सुल्तान हवेली? जैन ने उसकी मुश्किल आसान की। जी सर, वो किसी हातिम सुल्तान की मिसिस की दोस्त हैं। दोनों यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते हैं और गालिबन यही हातिम उनका प्रोफेसर भी है। जैन के लब ओह की सूरत में ढले। तुम दानिन कारापे की बात कर रहे हो? जी शायद यही नाम था सर, हैरी बोला। तो इसका क्या मकसद हो सकता है? जैन पुरसोस लहजे में बोला। सर, हो सकता है वो आप में इंटरेस्टेड हो। हैरी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, शट अप। जैन चिढ़कर बोला, सॉरी सर। सर, एक और बात। फूटो। जैन हनुस चिढ़कर बोला, सर, आपने मुझे फरहान शम्स खान पर नज़र रखने को बोला था, जो सर आपके कज़न हैं। हाँ, आगे भी फूट लो। जैन से छुआ। सर, हमारे आदमियों से खबर मिली है कि उसकी मिसिस को आज कुछ आदमियों ने घेरा था, जिसे बचाने वाली भी वही लड़की जैनब ही थी। जैन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बचाया मतलब? सर, माशाल्लाह से काफ़ी खुश इखलाक खातून है वो। इस आदमी को शायद अपनी रेपुटेशन ज़्यादा अजीज थी, जो कि वो लड़की एक पल में ख़राब कर सकती थी, तो उसने वहाँ से जाना ही बेहतर समझा। हैरी ने लब दबाते हुए कहा कि जैन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसे एक पल को वो कैब ड्राइवर वाला मंजर याद आया। कौन था वो आदमी? सर, जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है, जिसके वो आदमी थे वो वलीद रंधावा था। वलीद रंधावा? जैन ने नासमझी से बोला। सर, कोई गुंडा मवाली सा है। सोर्सेज से पता चला है कि कुछ अरसे में ये शख्स सियासत में कदम रखने वाला है। यही तो मसला है पाकिस्तान का, जिस गुंडे मवाली का दाव लगे मुंह उठाकर सियासत में आ जाता है। जैन सर झटकते हुए बोला। सर, फिर अब क्या करना है इस लड़की का? सर, मेरा नहीं ख्याल कि वो आपके खिलाफ किसी भी कार्रवाई में इन्वॉल्व्ड है। मेरा ख्याल है कि उसका पीछे तर्क कर देना चाहिए। हैरी ने सलाह दी। नहीं, अभी भी नज़र रखो उस पर। जैन कुछ सोचते हुए बोला, जी सर, जैसा आप कहें। हैरी कहते मुड़ने लगा कि जैन ने फिर उसे आवाज़ दी, ऐसा करो कि उसके घर के आसपास कुछ आदमी तैनात करवा दो और एक एक पल की रिपोर्ट लो। जैन बोला तो हैरी ने सर इस्बात में हिलाया। हैरी के जाते ही जैन ने अपना सर कुर्सी की पुष्ट पर टिकाया और एक गहरा सांस लेते आंखें जोर से बंद करते हुए खोली। मुझसे मोहब्बत करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा जैनब, रोक लो खुद को, बर्बाद हो जाओगी। जैन ने खुद कलामी करते हुए बोला, इस बात से अनजान कि बर्बादी तो पहले ही उसका रास्ता देख चुकी है। 2 दिन बाद फिजा में गैर मामूली खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो दिल में बेचैनी पैदा कर दे। ना हवा के झोंके, ना पत्तों की सरसराहट, ना परिंदों की आवाज़ें, जैसे कुदरत ने सांस लेना छोड़ दिया हो। आसमान पर गहरे बादल दबे पाँव छा रहे थे और दूर कहीं बिजली की मध्यम सी चमक लम्हे भर के लिए अंधेरे को चीर कर गुजर जाती। माहौल में एक बेनाम सा खौफ था, जैसे कोई अनदेखे खतरे की आहट सुनाई दे रही हो। ये वो खामोशी थी जो तूफान से पहले आती है, वो लम्हा जब कायनात एक पल को ठहर जाती है, जैसे किसी ज़बरदस्त तगयानी के इस्तकबाल के लिए खुद को संभाल रही हो। सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश व खर्रम थे, मगर ये खुशियाँ ज़्यादा दिन के लिए नहीं थी। आज मौसम में अजीब सी बेचैनी थी, एक अजीब सा एहसास जो दिल को भला मालूम होता था। सुबह की धूप छनकर उस गेस्ट हाउस पर पड़ रही थी। उन दोनों को यहाँ आए हुए तीसरा दिन था। हातिम को एक ज़रूरी काम पड़ गया था, जिसकी वजह से उसे मज़ीद रुकना पड़ा था। हातिम दानिन से नाराज़ हुआ कि उसके इतने दिन ज़ाया हो गए, मगर परवाह किसको थी? दानिन को? मजाक है कोई? दानिन मज़े से हातिम के सीने पर सर रखे सोई हुई थी। वो ऐसे ही करती थी जब हातिम गहरी नींद में चला जाता था। वो रोज़ उसके सीने पर सर रखकर सो जाती। हातिम इस बात से बखूबी वाकिफ था, मगर खामोश था। उसकी अभी अभी आँख खुली थी। वो कुछ देर यूं ही आंखें खोले लेटी रही, मगर फिर गर्दन उठाकर हातिम को देखा तो चौंक उठी। खून? हातिम के नाक से खून बह रहा था, जबकि वो बेखबर सो रहा था। हातिम, हातिम, आंखें खोलें।
हातिम थोड़ा सा कसमसाया और आंखें खोली। क्या हुआ है दानिन? हातिम खुमार भरी आवाज में बोला। आपकी नाक से खून बह रहा है। उसकी बात पर हातिम ने अपनी नाक के नीचे हाथ रखा तो उसकी उंगलियां खून आलूद हो गई थी। वो जल्दी से उठा और बाथरूम की जानी भागा था। दानिन भी उसके साथ उठी और बाथरूम की जानी बढ़ी, मगर हातिम ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया था। हातिम, क्या हुआ है आपको? दरवाजा खोलें। वो जोर जोर से दरवाजा बजाते हुए बोली, मगर अंदर से कोई आवाज ना आई। अंदर हातिम पानी के नीचे अपना सर लिए खड़ा था। उसे अब याद आया था कि पिछले 2 दिन से काम की मसरूफियत की वजह से वो दवाई लेने में कोताही कर बैठा था। उसने खुद को कोसा और नाक पर हाथ रखा। खून बहना काफी रुक चुका था। उसने एक टिश्यू लिया और नाक के नीचे रखा और टॉवल उठाते हुए बाल खुश करने लगा। कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर निकला तो दानिन भागकर उसके पास आई। हातिम, क्या हुआ है? खून क्यों निकल रहा था? दानिन ने मासूमियत और फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं हुआ दानिन, नक्सिर फूट गई है और कुछ नहीं। हातिम उसके सवाल को सिरे से नजरअंदाज करते बोला। हातिम, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? दानिन बोली तो हातिम ने नफी में सर हिलाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दराज से दवाइयाँ निकालते हुए बोला। ये आप किस चीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, बताए ना? दानिन ने फिर सवाल किया। दानिन, क्या तुम चुप हो सकती हो? हातिम की आवाज़ हाथ दर्द से ऊंची हुई थी कि दानिन एक पल को सहम गई थी। हातिम ने खुद को काबू किया और दानिन का चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए नरमी से बोला। मेरी जान, प्लीज़ अभी मुझसे कोई सवाल मत करो, कुछ नहीं हुआ है, तुम परेशान मत हो। वो निहायत नरमी और मोहब्बत से बोला कि दानिन नाचार चुप हो गई। हातिम ने अपनी दवाई ली और कमरे से बाहर निकल गया। पीछे दानिन परेशान हालत में वहीं बैठ गई। ये मंजर था काराबे मेंशन का, जहाँ लाउंज में दादाजी, रब्बा बेगम, बारान और जिहान बैठे थे। जिहान प्लेट में रखे लवाजमात खाने में मसरूफ था। जिहान, मुझे तुमसे बात करनी है, रब्बा बेगम बोली तो जिहान का चलता मुंह एक पल के लिए रुका, मगर वो दोबारा से मुँह चलाते हुए बोला। करें करें जिहान, मैं संजीदा हूँ। रब्बा बेगम जब्त से बोली। हाँ तो मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ? जिहान लापरवाही से बोला। तुमने कब सुधरना है? रब्बा बेगम बोली। अभी सोचा नहीं इस बारे में। जिहान आखिरी निवाला मुंह में डालते हुए बोला। क्या हुआ है बहू, अब क्या कर दिया है इसने? दादाजी बोले, जबकि बारान दिलचस्पी से ये सारा मंजर मुलाहिजा फरमा रहा था। दादाजी, हनान का फोन आया था। ओह, अब समझा। जिहान फट से बोला। तुम चुप करो, रब्बा बेगम ने उसे टोका। क्या हुआ मामा? बारान बोला। माहिन को लेकर बाइक पे घूम रहा होता है। हन्नान ने मना किया तो आगे से उसी की शिकायत लगा दी इसने अब्बा हुजूर से। रब्बा बेगम जब्त से बोली। हाँ तो बीवी है मेरी वो। उसने मेरे से फरमाइश की थी कि मैं उसे बाइक चलाना सिखाऊं, तो क्या मना कर देता? जिहान बदू बदू बोला। जिहान, निकाह हुआ है, रुखसती नहीं। देखो ऐसा अच्छा नहीं लगता। रब्बा बेगम उसे समझाते हुए बोली। मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप छोड़े लोगों को। जिहान हाथ जलाते हुए बोला। कुछ तो ख्याल करो जिहान, हमने भी बाहर मुँह दिखाना होता है। रब्बा बेगम बोली। हाँ तो मत दिखाए ना मुँह, आपको किसने कहा है कि मुँह दिखाने को? वैसे भी इस्लाम में औरत को पर्दा करने का हुक्म है। जिहान निहायत ही समझदारी से बोला कि एक पल के लिए रब्बा बेगम चुप हुई, जबकि दादाजी और बारान ने अपनी हंसी दबाई। तो रुक जरा हाजी अशफाक हुसैन, रब्बा बेगम चप्पल उतारते हुए बोली कि जिहान ने बेसाख्ता ही दोनों हाथ अपने आगे ढाल के सूरत ढाले। आखिर रब्बा बेगम तंग आते तनफन करते हुए वहां से चली गई। जिहान, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मामा बाबा की सगी औलाद नहीं हो, तुम्हें अडॉप्ट किया था, आज देख लिया सबूत। बारान उसे चढ़ाते हुए बोला। हाँ तो आप जैसी गंदी औलाद होगी तो फिर अडॉप्ट तो करनी पड़ेगी ना। जिहान ने भी दो बदू बोला और वहां से भागने की सही की, क्योंकि वो बारान के कड़े तेवर देख चुका था। साले, तू बड़ी चंगी औलाद है। बारान उसकी तरफ जूता फेंक कर बोला, जो सीधा जिहान की कमर में लगा था। हाय, मैं मर गया। जिहान ने दुहाई दी। शुक्र अल्लाह का। बारान हाथ उठाते हुए बोला। जालिम समाज। जिहान जाते जाते बोलना ना भूला। हल्की सी शाम उतर रही थी। आंगन में सुनहरी धूप की आखिरी किरणें बिखरी हुई थी। ज़ैनब घास पर बैठी रोकी के साथ खेल रही थी। वो कभी उसे अपनी हथेली पर पंजा रखने को कहती, कभी उसके नरम बाल सहलाती। रोकी भी शरारती अंदाज में कभी उसके हाथ को चाटने लगता, कभी उसकी गोद में सिमट कर बैठ जाता। शरारती हो गई हो ना तुम, 3 दिन में ही बिगड़ गए हो, ज़ैनब ने मस्ती खफगी से कहा। रोकी ने जिसे जवाब में मासूमियत से सर झुका लिया। ज़ैनब हंस पड़ी और उसे प्यार से अपनी बाहों में ले लिया। इतने में दानियाल स्कूल का बैग कंधे पर लटकाए अंदर आया और ज़ैनब को देखकर खुशी से उसके करीब आ बैठा। आपी, आपको पता है आज मैंने स्कूल में सबसे पहले टीचर के सवाल का जवाब दिया, वो भी सबसे मुश्किल वाला। पूरी क्लास ने तालियां बजाई। मिस ने भी मुझे बहुत तारीफ की, दानियाल ने पुरजोश अंदाज में बताया। ज़ैनब की आंखें
खुशी से चमक उठी। वो फौरन उसे गले लगाकर बोली, मेरी जान, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम बहुत काबिल हो, हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। और आप ही, आज लंच में हारिस ने मुझे अपनी चॉकलेट भी दे दी क्योंकि मैंने उसकी मैथ्स में मदद की थी। दानियाल ने फख्र से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा दूसरों की मदद करते रहना, अल्लाह तुम्हें और देगा। ज़ैनब ने मोहब्बत से कहा। रोकी भी उनकी बातें सुनते सुनते खुशी से दानियाल के घुटनों पर पंजे रखकर बैठा गया। दानियाल ने हंसते हुए उसके छोटे छोटे कानों को सहलाया, जबकि ज़ैनब मोहब्बत से उसे देख रही थी। इसी दौरान साइमा बेगम उन दोनों को खेलते देखकर मुस्कुरा दी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उनके करीब आई। पहले दानियाल के सर पर हाथ फेरा, फिर ज़ैनब के गाल पर शफकत से हाथ फेरा। मेरे बच्चे, हमेशा ऐसे ही खुश रहो, हमेशा साथ रहो। उनकी आवाज़ में ममता की गहरी मिठास थी। मामा देखे ना, हमारा रोकी कितना अच्छा बच्चा है। ज़ैनब ने खुशी से कहा, हाँ मैं देख रही हूँ, ये तो इस घर का फर्द बन चुका है। साइमा बेगम ने मुस्कुराते हुए रोकी के सर पर हाथ फेरा। मामा, हम इसे हमेशा अपने पास रख सकते हैं ना? दानियाल ने मासूमियत से पूछा। साइमा बेगम ने पहले ज़ैनब को देखा, फिर दानियाल को, और नरमी से बोली, हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि हमारे घर का हिस्सा बन चुका है। ये सुनते ही दानियाल खुशी से उछल पड़ा। ज़ैनब के चेहरे पर एक मुतमईन मुस्कुराहट आई और रोकी ने अपनी दुम जोर जोर से हिलाते हुए शुरू कर दी। घर के आंगन में खुशियों की एक चमक बिखर गई। लेकिन इसी खुशी के बीच साइमा बेगम के चेहरे पर कुछ सोचने के तासुरात उभरे। वो एक पल को रुकी रही, फिर ज़ैनब की तरफ देखकर आहिस्ता से बोली, बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। ज़ैनब ने चौंक कर उन्हें देखा। जी मामा, खैरियत? दरअसल तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, अच्छा है, बहुत नेक और इज्जतदार लोग हैं, वो तुम्हें देखने आना चाहते हैं। मैंने सोचा पहले तुमसे बात कर लूँ। ज़ैनब के चेहरे से मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। वो कुछ लम्हे खामोश रही, जैसे अल्फाज तरतीब देने की कोशिश कर रही हो। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मामा अभी नहीं, मुझे अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। मेरा फ्यूचर, दानियाल की तालीम, मैं इन सब के बारे में सोच रही हूँ। शादी अभी मेरे दिमाग में नहीं है। साइमा बेगम ने नरमी से उसका हाथ थामा। बेटा, मैं समझती हूँ कि तुम जिम्मेदार हो, मगर ज़िंदगी में वक्त के साथ कुछ फैसले ज़रूरी होते हैं। ज़ैनब ने आहिस्ता से अपना हाथ खींच लिया, नज़रें झुका ली और मध्यम आवाज़ में बोली, ममा, मैंने कह दिया ना, अभी नहीं। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने ज़ैन का चेहरा आ गया। मैंने माहिन से पूछा था, उसने बताया कि वो किसी और को पसंद करते थे और फिर उस लड़की ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। फिर पता चला कि कुछ अरसे बाद उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। शायद फरहान भाई की बहन थी वो। उसके जहन में दानिन के कहे गए अल्फाज गूंजे तो वो पत्थर हो गई। ज़ैनब ने गहरी सांस ली और अपना ख्याल झटक दिया। वो नहीं चाहती थी कि कोई याद उसके आज पर असर डाले। उसने अपनी माँ को देखा, जो उसके जवाब पर संजीदा हो गई थी मगर ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही थी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, साइमा बेगम ने नरमी से कहा और उसके सर पर हाथ रख दिया। दानियाल, जो ये सब बातें नहीं समझ रहा था, रोकी के साथ खेलने में मसरूफ था। ज़ैनब ने एक नज़र उसके मासूम चेहरे को देखा और फिर अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर धीरे से बोली, मामा, बस आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपने ख्वाब पूरे कर सकूं। साइमा बेगम ने गहरी सांस ली, अपनी बेटी की पेशानी चूमी और मुस्कुरा कर बोली, हमेशा मेरी जान, हमेशा। आंगन में शाम की हल्की ठंडक फैल चुकी थी। ज़ैनब ने एक नज़र आसमान की तरफ देखा, जहाँ परिंदे अपने घरों को लौट रहे थे। घर के आंगन में खुशियों के साथ साथ कुछ ख्वाब, कुछ यादें और कुछ दुआएं बिखरी हुई थी, जो आने वाले वक्त के इंतज़ार में थी। और आने वाला वक्त बड़ा जालिम था। वक्त, हाँ वक्त, जालिम, बेपनाह। मरहम भी तो है, मरहम तो जख्मों पर रखा जाता है। हाँ तो जख्म भी तो वक्त ही देता है। वो कैसे? उम्मीदें तोड़कर। उम्मीदें? हाँ उम्मीदें। मसलन हम वक्त से उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं तो करनी पड़ती है, नहीं करते। वजह? आने वाला वक्त नहीं मालूम क्या लेकर आता है, खुशहाली या बदहाली, फरवानी नेमत या कतह व खुशसाली, कामयाबी या बर्बादी। तो क्या करना चाहिए? वक्त से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, वरना बिखरना तय है। वक्त से कुछ याद आ गया। क्या? एक और जालिम। क्या? मोहब्बत। मोहब्बत? हाँ मोहब्बत। दलान बेड के किनारे बैठी खोई खोई सी लग रही थी। उसकी नज़रें फर्श पर जमी थी और चेहरे पर हल्की सी अफसरदगी थी। बाहर हल्की बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी, जैसे उसके दिल का हाल बयान कर रही हूँ। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और ईसा थकन से भरा हुआ अंदर दाखिल हुआ। फाइटिंग क्लब की सख्त ट्रेनिंग के आसार उसके चेहरे पर नुमाया थे, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र दालान पर पड़ी वो सब भूल गया। वो धीरे धीरे कदम उठाता हुआ उसके करीब आया और उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। नरमी से उसके थोड़ी ऊपर की ताकि वो उसकी आंखों में देख सके। क्या बात है मेरी जान, ऐसे उदास क्यों बैठी हो?
ईसा ने मोहब्बत भरी नरमी से पूछा। दलान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाई और ईसा को देखने लगी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो लेकिन अल्फाज न मिल रहे हों। ईसा, वो धीमे लहजे में बोली। ईसा का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। उसे दलान की ये मासूमियत हमेशा बेहद खूबसूरत लगती थी। वो उसके करीब हुआ और उसके हाथों को अपने मजबूत हाथों में ले लिया। जी मेरी जान, बताओ क्या परेशानी है? मेरा दिल नहीं लग रहा रोकी के बगैर। पता नहीं कौन ले गया होगा उसे, कहाँ होगा? दलान की आवाज़ भर गई थी। वो रोकी की याद में बेहद उदास थी। ईसा ने नरमी से उसे अपने करीब किया और उसका सर अपने चौड़े सीने पर रख लिया। वो उसके लंबे बालों में हाथ फेरने लगा, जैसे उसकी तमाम परेशानियां उसे अपने लम्ब से मिटा देना चाहता हो। वो ठीक होगा जहाँ भी होगा, तुम फिक्र मत करो मेरी जान, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। ईसा ने प्यार भरे लहजे में कहा, जबकि उसकी होंठ दलान के बालों को छू रहे थे। दलान ने आंखें बंद कर ली, जैसे ईसा के अल्फाज उसके दिल को सुकून दे रहे होंगे। वो उसके वजूद में लिपटी महसूस कर रही थी, जैसे सारी दुनिया के गम उसके एक लम्हे में मिट गए होंगे। चंद लम्हे यूं गुजर गए, फिर ईसा ने उसके चेहरे को हाथ में थामकर उसकी आंखों में देखा। चलो उठो, तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, जैसे अपनी मोहब्बत से दलान की सारी परेशानियां दूर करना चाहता हूँ। दलान ने थोड़ा सा झिझकते हुए इस्बात में सर हिलाया और ईसा के सीने से अलग हुई। तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक तैयार होती हूँ, उसने नरमी से कहा। हाँ, लेकिन एक शर्त पर, ईसा ने शायद से कहा और दलान के करीब हुआ। क्या? दलान ने हैरानी से पूछा। एक प्यारी सी मुस्कुराहट दो, वरना मैं कहीं नहीं जा रहा, वो उसकी नाक को हल्का सा छूते हुए बोला। दलान हंसी और ईसा को यही चाहिए था। उसने मोहब्बत से दलान की हंसी को देखा और फिर मुस्कुराते हुए उठा और फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। दलान का दिल अब हल्का महसूस हो रहा था, जैसे ईसा की मोहब्बत ने उसकी तमाम परेशानियों पर मरहम रख दिया हो। रात के 1:30 बजे का वक्त था। पूरे मोहल्ले में गहरी खामोशी थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। आसमान पर चांद अपनी मध्यम रोशनी बिखरे हुआ था और ठंडी हवा सहन में रखी चीज़ों को हल्का हल्का हिला रही थी। ज़ैनब अपने कमरे में गहरी नींद में थी। उसका चेहरा सुकून में डूबा हुआ था, जैसे कोई ख्वाब देख रही हो। रोकी सहन में अपने मखसूस कोने में लेटा सो रहा था, लेकिन उसके कान बार बार हिल रहे थे, जैसे किसी आहट पर नजर रखे हुए हों। दानियाल और साइमा बेगम दूसरे कमरे में थी, जो सहन के सामने था। दानियाल माँ के करीब सिमट कर सोया हुआ था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। साइमा बेगम ने नींद में करवट ली। उनके चेहरे पर एक माँ की फिक्रमंदी की झुर्री आवाज़ें थी, लेकिन इस रात के सन्नाटे में किसी मनहूस साई की आमद होने वाली थी। दाखिली दरवाजे के ऊपर एक सियाह हेवला नमूदार हुआ। एक आदमी जो मुकम्मल अंधेरे में छिपा हुआ था, महारत से दीवार फलांग कर अंदर उतरा। उसके कदम बहुत मोहतात थे, जैसे चोर नहीं बल्कि कोई आदि दरिंदा शिकार की तलाश में आया हो। उसने पहले अपने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे की कुंडी खुलने की मध्यम आवाज़ रात की खामोशी में गूंजी और मजीद 3 आदमी अंदर दाखिल हुए। वो सब सियाह कपड़ों में मलबूस थे। उनके चेहरों पर दरिंदगी छिपी हुई थी और उनके हाथों में चमकती हुई गंज थी, लेकिन उनकी मौजूदगी को सबसे पहले जिसने महसूस किया वो रोकी था। रोकी एकदम उठा और जैसे ही उन सायेदार अजनबियों को देखा, वो गुस्से से भौंकने लगा। उसकी दुम सख्त हो गई और उसका अंदाज जारहाना हो गया। चुप करो इसे, एक आदमी गुस्से से सरगोशी करता हुआ बोला। दूसरे आदमी ने फौरन रोकी के मुंह पर हाथ रखा, लेकिन रोकी ने वहशाना अंदाज में उसका हाथ काट लिया। आह, ये कमीना काटता है, वो आदमी कराहते हुए पीछे हटा। रोकी फौरन अंदर की जानिब भागा। ज़ैनब के कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसकी माँ और दानियाल के कमरे का दरवाज़ा खुला था। रोकी पूरी शिद्दत से भौंकने लगा। साइमा बेगम ने नींद में करवट ली और उनकी आंखें खुल गईं। दानियाल ने भी नींद में कसमसाकर आंखें खोल दी। रोकी, क्या हुआ? साइमा बेगम ने हैरानी से कहा, लेकिन अगले ही लम्हे कमरे में 4 आदमी गनताने घुस आए थे। चल बाहर चल, बुढ़िया, एक आदमी ने गुर्राया और गन उन पर तान दी। साइमा बेगम और दानियाल की आंखें हैरानी और खौफ से फैल गईं। दानियाल ने माँ की कमीज सख्ती से पकड़ ली। कौन हो तुम? साइमा बेगम की आवाज़ लरस रही थी। चुप कर और बाहर चल, एक आदमी ने सख्त लहजे में कहा और आगे बढ़कर उनका बाजू पकड़ लिया। छोड़ो मेरी माँ को, दानियाल चीखा, लेकिन आदमी ने उसे घसीट कर बाहर सहन में लपेटा। बाकी के आदमी भी कमरे से बाहर आए और एक आदमी ने बाकी साथियों को इशारा किया। घर चेक करो, लड़की कहाँ है? तेरी बेटी कहाँ है? एक वहशियाना हंसी के साथ आदमी ने साइमा बेगम से पूछा। साइमा बेगम की जबान बंद हो गई। खौफ ने उनके वजूद को जकड़ लिया। क्या चाहते हो तुम लोग? साइमा बेगम खौफ से बोली। हम तुम सबकी जाने चाहते हैं, एक आदमी दरिंदगी से बोला, लेकिन पहले तुम्हारी बेटी को।
कुछ हम भी तो फ़ायदा उठाएं, फिर मर ही जाना है तुमने। क्यों कर रहे हो ये सब? अल्लाह का खौफ करो। साइमा बेगम की आवाज़ लरज रही थी। आदमी ने खबासत से हंसते हुए कहा, तेरी बेटी को इंसानियत दिखाने का बहुत शौक है ना, तो हमने सोचा हम थोड़ी दर्दगी दिखा लें। रुको। अचानक ज़ैनब की आवाज़ आई। वो कमरे से बाहर आई। उसके हाथ में चाकू था, आंखों में गुस्सा और हिम्मत थी। कौन हो तुम लोग? उसने सख्त लहजे में पूछा, लेकिन जैसे ही वो सामने आई एक आदमी खपासत से हंसा। ये वही है जिसने हमारे मालिक की इज्जत सड़क पर नीलाम की थी, अब हम तेरी इज्जत नीलाम करेंगे। ठक। एक आदमी ने ज़ैनब के सर पर पिस्तौल की बट से वार किया। आह! ज़ैनब की चीख निकली और वो ज़मीन पर बेहोश हो गई। उसी दौरान एक आदमी का फ़ोन बजा। वो बाहर गया और फ़ोन उठाया। बाकी 3 आदमी साइमा और दानियाल को खौफ से देख रहे थे। चंद लम्हे बाद वो आदमी वापस आया। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। साहब का फ़ोन आया है, उन्हें ही लड़की चाहिए, फिर वो खुद ही मार देंगे इसे। ये सुनते ही साइमा बेगम पागलों की तरह आगे लपकी। हरामजादो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, वो चीखी, मगर एक आदमी ने उन्हें धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। दानियाल खौफ से कांप रहा था। वो सोफे के पीछे दुबक गया। रोकी मुसलसल भौंक रहा था, जैसे किसी को मदद के लिए बुला रहा हो। फिजा में गहरा सकूत छा गया। कान भी उदासी से उस तबाही का गवाह बन चुका था। ठा ठा 2 गोलियों की आवाज़ फिजा में गूंजी और फिर एक गहरा सन्नाटा छा गया। रात का पहर था। बाहर चांदनी मध्यम रोशनी में बिखरी रही थी और कमरे में गहरा सुकून छाया हुआ था। एक हल्की मगर मुस्तकिल ठंडी हवा खिड़की के पर्दों को मध्यम सरसराहट में हिला रही थी। जैन अपने बेड पर गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर सोने के बावजूद भी वही रोब, वही सख्ती नुमाया थी जो जागते वक्त हर किसी को मरूब कर देती थी। उसके घने सिया बाल बेतरतीब से बिखरे हुए थे, मगर उसकी पुरकशिश शख्सियत में मजीद गहराई पैदा कर रही थी। सिया भवें, तीखे नगोश, मजबूत जबड़ा और सतवा नाक, सब कुछ इतने परफेक्शन में था कि जैसे कुदरत ने खास ख्याल से तराशा हो। कमरे की रोशनी मध्यम थी, मगर इतनी कि ज़ैन की सांसों की हल्की रवानी को भी महसूस किया जा सकता था। वो एक बाजू अपने पेशानी के करीब रखे लेटा था। उसका सीना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हो रहा था और वो मुकम्मल सुकून में लग रहा था, जैसे किसी गहरी सोच से आज़ाद हो। दरवाजे पर आहिस्ता से कोई दस्तक दे रहा था। पहली हल्की, मगर जब कोई जवाब न आया तो दस्तक कुछ और बुलंद हो गई। ज़ैन ने करवट बदली, मगर आंखें नहीं खोली। दोबारा दस्तक हुई, अब की बार कुछ ज़्यादा ज़ोर से। ज़ैन ने कुछ लम्हे मजीद नज़रअंदाज किया, मगर फिर आखिरकार उसने गहरी सांस ली और आंखें आहिस्ता से खोल दी। आ जाओ, उसकी नींद भरी मगर मजबूत आवाज़ गूंजी। दरवाज़ा खुला और हैरी अंदर आया। वह हल्की सी परेशानी के आलम में था, शायद किसी मामले में दस्तबजुब का शिकार। सर, एक मसला है, हैरी ने झिझकते हुए कहा। ज़ैन के माथे पर हाथ रखा, जैसे नींद को झटकने की कोशिश कर रहा हो। क्या हुआ? उसने संजीदगी से पूछा। हैरी एक पल को रुका, फिर बोला, सर, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, आपको फ़ौरन सुननी चाहिए। ज़ैन उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। जैसे जैसे वो बोल रहा था वैसे वैसे ज़ैन के माथे पर बल गहरे हो रहे थे। रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। खिड़की से आती चांदनी कमरे में एक मध्यम सी रोशनी बिखेर रही थी और हल्की हल्की ठंडी हवा पर्दों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। मगर इस खामोशी रात में भी एक बेचैनी सी थी, खास तौर पर महापारक के दिल में। वो बेड पर बैठी थी, मगर ज़हन कहीं और था। पिछले कुछ दिनों की तलखियाँ, झगड़े, जिदें, सब एक फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम रहे थे। उसने एक नज़र पास बैठे मुराद पर डाली, जो किसी फाइल में मसरूफ था। महापारा ने हिचकिचाते हुए हल्की आवाज़ में कहा, मुराद। मुराद ने चौंक कर उसे देखा, फिर फाइल बंद कर दी। हाँ? महापारा ने नज़रें झुकाकर दुपट्टे से खेलना शुरू कर दिया। कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, हम बहुत लड़ते हैं ना? मुराद ने गहरी सांस ली, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ, शायद कुछ ज़्यादा ही। महापारा गर्दन झुकाए बोली, मैं बहुत फजूल बोलती हूँ ना? मुराद शायद से बोला, पूछ रही हो या बता रही हो? महापारा ने नरमी से कहा, क्या हमें थक नहीं जाना चाहिए? मुराद ने गौर से उसकी तरफ देखा, जैसे उसकी बातों के पीछे छुपे एहसासात को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह आहिस्ता से उसके करीब हुआ। तो क्या हम सुलह कर रहे हैं? महापारा ने सर झुकाकर मुस्कुरा दिया, शायद कर सकते हैं। मुराद ने शायद से कहा, पहल तुम करोगी या मैं करूं? महापारा ने मसनूई नाराजगी से कहा, यह भी कोई सवाल है, तुम ही करो। मुराद ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो भी गलत फहमियाँ हुई, जो भी ज़्यादतियाँ हुई, मुझे अफसोस है। महापारा ने चौंक कर उसे देखा, जैसे तवक्को न हो कि वो इतनी आसानी से मान जाएगा। मुराद ने नरमी से उसके हाथ को दबाया। मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान हमेशा तलखियाँ रहें। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को समझें,
बगैर कोई फैसला न करें। महापारा ने आहिस्ता से कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं भी यही चाहती हूँ। मुराद के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई। तो फिर ये सब झगड़े खत्म? महापारा ने सर हिलाया। हाँ, मगर एक शर्त पर। मुराद ने हैरान होकर पूछा, शर्त? कैसी शर्त? महापारा ने मसनूई संजीदगी से कहा, ये कि अगर फिर कभी हम लड़े तो तुम ही मनाओगे। मुराद ने कहका लगाया, ये तो बहुत नाइंसाफी है, लेकिन ठीक है, मान लिया। ये कहकर वो थोड़ा और करीब हुआ और नरमी से उसके गाल पर हाथ रखे। वैसे सुलह के बाद एक खास चीज होती है। महापारा ने शायद से आंखें सुकेड़ी। क्या? मुराद ने आहिस्ता से झुककर उसकी पेशानी पर एक नरम सा बोसा दिया। ये। महापारा के गालों पर हल्की सी सुर्खी दौड़ गई और उसने शर्माते हुए रुख फेर लिया। मुराद ने हंसते हुए कहा, चलो आज सिर्फ हमारी दोस्ती और सुलह का दिन है, लड़ाई भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। महापारा ने मुस्कुराते हुए साथ सर हिलाया। मुराद ने उसका हाथ थामकर मजबूती से थाम लिया। ज़ैनब फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसके माथे पर चोट के निशानात थे, सांस धीमी थी और पूरे वजूद में दर्द सरायत कर चुका था। अचानक उसकी पलकें हिली और उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। नजर धुंधली थी, सर में शदीद चक्कर महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, उसके अंदर से एक खौफनाक चीख निकली। रोकी! उसके सामने उसका वफादार दोस्त, उसका रोकी, खून में लथपथ जमीन पर बेहिस हरकत पड़ा था। उसके सर से खून बह रहा था और आंखें साकित थीं। वो जिंदा नहीं था। उसके सीने में हरकत की एक रमक भी बाकी न थी। नहीं नहीं रोकी, उठो प्लीज, उठो। ज़ैनब ने कांपते हाथों से उसे हिलाया, लेकिन वो वहीं पड़ा रहा। आंखों से गर्म आंसू तेजी से निकलने लगे। एक जानवर जो सिर्फ मोहब्बत और वफादारी जानता था, उसे उन दरिंदों ने बेदर्दी से मार दिया था। ज़ैनब की दुनिया जैसे लम्हों में ही बिखर गई थी। अल्लाह, ये क्या हो गया? उसने जल्दी से अपनी नम आंखें उठाई और इधर उधर देखा। घर के अंदर उन आदमियों में से कोई मौजूद नहीं था। शायद वो बाहर खड़े आसपास का जायजा ले रहे थे, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी नज़र सोफे पर पड़ी और उसकी सांसें रुक गई। मम्मा! सोफे पर एक वजूद पड़ा था जिसके हाथ पेट पर रखे थे और खून बह रहा था। सांसें धीमी, मध्यम और लरजती हुई। मम्मा! ज़ैनब चीखती हुई उनकी तरफ लपकी और घुटनों के बल बैठकर उनका चेहरा अपने लरजते हाथों में भर लिया। मम्मा, क्या हुआ आपको? उसके हाथ कपकपा रहे थे। साइमा बेगम ने बमुश्किल मुस्कुराते हुए आंखें खोली और कमजोर आवाज में बोली, मेरा वक्त आ गया है ज़ैनब। नहीं, ये मत कहिए, कुछ नहीं होगा आपको। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैं किसी को बुलाती हूँ। ज़ैनब बौखलाकर इर्द गिर्द देखने लगी, लेकिन साइमा बेगम ने नरमी से उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, मेरी बात मानो, अपने भाई को लेकर पीछे के दरवाजे से भाग जाओ। वह दिक्कत से बोली। आंखों में तकलीफ के साए फैल चुके थे। नहीं मामा, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। ज़ैनब ने जोर से नफी में सिर हिलाया। आंखों में बेबसी के आंसू थे। तुम्हें मेरी कसम ज़ैनब। साइमा बेगम की सांस फूलने लगी। मेरे पास वक्त नहीं है। इन दरिंदों के हाथ न लगना। दानियाल को लेकर भाग जाओ, अपने भाई के लिए, इसके मुस्तकबिल के लिए। ज़ैनब की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दिल धड़कना भूल गया था। मामा प्लीज़ मत बोलिए ऐसे। मामा, मैं आपको नहीं खोना चाहती। वो चीखी, लेकिन साइमा बेगम की आंखें साकित हो चुकी थी। मामा, मामा! मगर कोई जवाब न आया। नहीं! ज़ैनब ने अपने लरजते हाथों से उनके बेजान वजूद को खुद में भींच लिया और जब्त से मुंह पर हाथ रखकर, ताकि उसकी सिसकियां कोई न सुन ले। दानियल एक कोने में साकित खड़ा था। ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में खौफ जम चुका था, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि उनकी माँ उन्हें हमेशा के लिए छोड़ गई। अचानक बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। ज़ैनब ने तेजी से आंसू साफ किए और दानियल का हाथ मजबूती से थामा। दानियल, हमें यहाँ से जाना होगा। मगर मम्मा! दानियल की हिचकियाँ निकलने लगी। दानियल, हमें भागना होगा। ज़ैनब ने अपना दर्द दिल में दफन करते हुए कहा और उसे पीछे के दरवाजे की तरफ खींचने लगी। ओए, वो भाग रही है। पीछे से एक आदमी चीखा। ये लड़की जिंदा सलामत चाहिए, साहब का हुक्म है। चारों आदमी उनके पीछे भागे। ज़ैनब धुंधली आंखों से नंगे पैर अंधाधुंध सड़क पर भाग रही थी, अपने भाई का हाथ थामे। रात की तारीकी में वो दो साए, एक टूटा ख्वाब और एक मासूम उम्मीद, बचने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। था एक और फायर की आवाज़ फिजा में गूंजी। ज़ैनब एकदम रुक गई और साकित नज़रों से दूर खड़े उस शख्स को देखा जिसके हाथ में गन थी। फिर साकित नज़रों से दानियाल को देखा। दानियाल ने हैरत से उसे देखा। उसके नन्हे होठों पर कोई लफ्ज़ भी मुकम्मल न हो पाया था कि उसका वजूद सड़क पर लड़खड़ा गया और वो बेजान होकर गिर गया। नहीं! ज़ैनब के हलक से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। दानियाल, उठो मेरी जान, उठो! वो दीवाना वार
उसके गाल थपथपाने लगी, लेकिन दानियाल की आंखें बंद हो चुकी थी। नहीं नहीं अल्लाह, ये क्या कर दिया? ज़ैनब ने जोर से उसे अपने सीने में लगाया, उसके बाल चूमे और आसमान की तरफ देखकर एक ऐसी चीख मारी कि जैसे पूरी कायनात उसके दर्द में डूब जाए। दानियाल! आह! लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। अगले ही लम्हे वो चारों आदमी उस तक पहुंचे और एक ने बेदर्दी से उसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिया। आह! ज़ैनब तकलीफ से चीखी। बहुत भाग ली, अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो उसे बालों से घसीटते हुए फुटपाथ पर ले गया। एक आदमी खबासत से उसकी तरफ बढ़ा और उसके दुपट्टे की तरफ हाथ बढ़ाया। ज़ैनब ने आंखें जोर से बंद कर ली। या अल्लाह, मदद! उसके मुंह से वह साख्ता निकला और बस उसकी पुकार सुन ली गई। उसकी मदद के लिए एक मुहाफिज भेज दिया गया। एक लम्हा, बस एक लम्हा लगा था उसकी ज़िंदगी बिखरने में और सब कुछ तहस नहस हो चुका था। ज़िंदगी एक नाकादिर याफ्ता और हिच हकीकत है जहाँ हमारी तफक्कुरात किसी और सिमत महवर परवास होती है, मगर वक़ा पज़ीर कुछ और ही होता है। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।